आइए सुनते हैं मेहता कालिया जी की कहानी बोनी। नया शोरूम बनकर तैयार था। भोला महाजन ने दोनों बेटों को डांट कर समझाया। 45 लाख रुपए के इस नई दुकान में घुस गए। 6 रोज बाद धनतेरस है। समझ लो सारा शुभ लाभ इसी में पता चल जाएगा। इससे बड़ा त्योहार नहीं होता हमारा। अब मैं ये ना देखूं कि तुम लोग दुकान नौकरों पर छोड़कर सिविल लाइंस का चक्कर लगाने निकल जाओ। लोग भले ही कहें कि सुनार किसी का सगा नहीं होता, सच तो ये है कि सुनार का कोई सगा नहीं होता। पुराने से पुराना आदमी भी कच्चा दे जाता है। मैंने रत्ती रत्ती मर के कमाया है। तुम दोनों भाई स्कूल चले जाते थे, मैं पालती मारकर गद्दी पर बैठा रहता। क्या तो दुकान थी तब। चौक के मोड़ पर नाली के ऊपर छोटी सी गुमटी थी। आगे कांच का छोटा सा शोकेस और गल्ला रखने को ये काला काठ का बक्सा। तब न मुनीम था न चौकीदार। अकेले दम मैं संभालता था सारा जोखिम। पापा, नए शोरूम में ये 2 चीज़ें ही खटक रही हैं। आपने चमचमाती तिजोरी के नीचे ये काला बक्सा रखवा दिया है और उसके बगल में शोकेस। ये काला बक्सा नहीं, कुबेर है, कुबेर। तुझे क्या पता बीनू ये कितना भाग्यवान है। अरेरन रकम इसमें आती रही। पिछवाड़े की झुग्गी बस्ती में तमाम औरतें आया करती। उनके झुमके, झाले, पायल, जंजीर सब इसी में समा जाते। सूद पर पैसा ले जाती थी बेचारी। ज़्यादा आसामिने तो अपनी रकम छुड़ा ही ना पाती। बीनू और मनोज की रुचि अतीत गाथा सुनने में नहीं थी। वो वर्तमान के वैभव से संतृप्त थे। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। उनकी पत्नियां अच्छी गृहिणी थीं। पर बीनू को ये बात कुछ निराश करती थी कि उसकी माँ, भाभी और पत्नी तीनों कार्बन कॉपी जैसी थीं। एक सी गोरी, गुमान भरी और गुस्सैल। तीनों की देह स्थूल थी। तीनों उच्च रक्तचाप से परेशान रहती थीं और तीनों में जेवरों को लेकर ज़बरदस्त होड़ थी। ऐश्वर्या राय और शिल्पा शेट्टी को गहनों की मॉडलिंग करते ये भाई देख चुके थे। मनोज तो नहीं, पर विनोद निखर रूप से कह देता था कि गहने सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए होते हैं जिनका वजन और उम्र 40 से नीचे हो। मनोज हंस देता, यार 10-5 बांट और बढ़ाओ, नहीं तो सारी औरतें नंगी बुच्ची रह जाएंगी। बिजनेस अलग चौपट हो जाएगा। बीनू कहता, मैंने तुम्हें गोल्डन रूल बताया है। कुछ दिनों तो वे दोनों दुकान पर दिल लगाकर बैठे। भोला महाजन का निर्देश भी था कि हर वक्त दोनों भाई दुकान में मौजूद रहें। लेकिन जल्द ही दोनों भाइयों ने बारी बांध ली। सुबह 11 से 4 मनोज शोरूम संभालता और 4 से 8 विनोद। बीच में भोला महाजन कभी भी आ जाते। कोई भी भाई अपने शोरूम से बहुत दूर ना होता। वो लकी कॉर्नर पर आइसक्रीम खा रहा होता या जैन पान भंडार पर पान के बीड़े बंधवा रहा होता। पिता को देखते ही वो वापस शोरूम पहुंच जाता और कहता, पापा, आपके लिए स्पेशल पान लगवा कर लाया हूँ। भोला महाजन समझते सब थे, पर अब वो एक तरह से अवकाश ग्रहण कर चुके थे। उन्हें मंद रक्तचाप की शिकायत थी। पहले उनका रक्तचाप बहुत ऊंचा नीचा होता रहता था। इससे उनके हाथों का संतुलन प्रभावित हो गया। दायां हाथ हर वक्त कांपता रहता। दूसरे उनके घरेलू पारंपरिक व्यावसायिक तरीके नए किस्म के ग्राहकों के लिए अनुपयुक्त हो चुके थे। ज़्यादातर वो चुपचाप अपने काले बक्से के पीछे बैठे रहते, लेकिन उनकी आंखें सख्त मुआयना करती रहती। दुकान के अंदर घुसते हुए ग्राहक की हैसियत वो फट से ताड़ जाते। आंखों ही आंखों में वो लड़कों को जता देते। लगन और त्योहार के दिनों में ज़्यादा व्यापार होता। तब घूमने फिरने की मस्ती भूलकर मनोज और विनोद पूरे समय भोला महाजन के साथ शोरूम में व्यस्त रहते। इन तीनों के मुंह पान से भरे रहते। भोला ज्वेलर्स के शोरूम में आमने सामने की दीवारें तो शीशे की थीं, ऊपर की छत भी शीशे की थी। पान चुबलाते हुए उन तीनों की परछाइयाँ ऐसी लगती जैसे 3 बैल जुगाली करने में मगन हो। तीनों ने अपनी सीट के पास स्टील का पीकदान रख छोड़ा था। ग्राहक के आने पर पान थूकना पड़ जाता। इसके जाते ही नया बीड़ा मुंह में पहुंच जाता। सेवक धनीराम को हिदायत थी कि जब कोई पायेदार ग्राहक आए तो उसे तश्तरी में पान और पानी ज़रूर पेश किया जाए। सुबह शोरूम की झाड़ू पोछा के बाद जब सारे बल्ब और ट्यूबलाइट जला दी जाती, तब शोरूम जगमगा उठता। हैलोजन बल्बों की रोशनियाँ स्वर्णाभूषणों की चमक के साथ टकराकर जादू लोक रच डालती। कुछ इस तरह कि पहली बार अंदर आने वाला ग्राहक हक्का बक्का रह जाता। तब मनोज का परंपरागत अभिवादन, नमस्ते मैडम, आइए आइए, उनका स्वागत कर उन्हें आश्वस्त करता कि वो सही जगह आई हैं। शोरूम लाख आधुनिक था, पर भोला महाजन कुछ टोटके अभी भी मानते थे। सभी व्यापारियों की तरह वो भोनी को बहुत महत्व देते। उनका मानना था कि अगर दिन का पहला ग्राहक सज जाए तो दुकान का सारा दिन सीधा सधा रहता है। इसी तरह उनका ख्याल था कि दुकान बढ़ाने से पहले आखिरी ग्राहक पर खास ध्यान देना चाहिए। उसके सामने एक से ज़्यादा केस खोलकर नहीं सजाने चाहिए। पिछले कुछ महीनों से शहर में लूट और डकैती की वारदातें यकायक बढ़ गई थीं। 4 में से 3 डकैतियां जेवरों की दुकानों पर ही पड़ीं। ढर्रा सभी में एक सा था।
डकैत जीन्स टी शर्ट में ग्राहक की शक्ल में दुकान में घुसे, रकम देखने के बहाने गहनों के केस खुलवाए, जेब से मोबाइल फ़ोन निकालने के साथ साथ कट्टा निकाला और दुकान के स्वामियों को आतंकित कर सारा माल लपेट कर ले गए। भोला महाजन जब ज़्यादा अस्वस्थ होते शोरूम पर न जा पाते। बिस्तर से लेटे लेटे वो बेटों को हिदायत देते रहते, ये ना सोचो कि तुम्हें सब कुछ आ गया है। अपने को बड़ा चंट समझते हो, पर चोर लुटेरे तुमसे ज़्यादा चंट हैं। ये विनोद तो एक आंख टीवी पर रखकर दुकानदारी करता है, किसी दिन ऐसा धोखा खाएगा कि पूछो मत। कभी आज तक मेरी वजह से कुछ लुटा? विनोद कहता। नहीं लुटा तो लुट जाएगा। कितनी बार तुम्हें बताया है, ग्राहक के आगे से केस उठाते समय माल की देखभाल करो और आखिरी ग्राहक पर तो खास नज़र रखो। मनोज ने कहा, पापा आप परेशान न होइए, मैं जो हूँ ना। मंगलवार को शोरूम 2 दिन के अंतराल पर खुला था। रविवार को तो साप्ताहिक बंदी रहती ही थी। सोमवार को वैट के विरोध में सारा बाजार बंद हो रहा था। आज भोला महाजन की तबीयत कुछ संभली हुई थी। वो भी 11 बजे तक शोरूम आ गए और मसनद के सहारे अपनी जगह पर बैठ गए। धनी राम ने शोरूम झाड़ू पोंछकर चमका दिया। बिजली जलने पर शोरूम जगमगा गया, पर 12 छोड़ 1 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। भोला महाजन का नियम था कि बोहनी के बाद ही दोपहर के भोजन के लिए उठते। रोज़ तो बाजार बंद रहता है, ग्राहक आए भी तो कब, वो बोले। विनोद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो घड़ी देखने लगा। उसका इरादा था कि कामधेनु में जाकर मैंगो शेक पिया जाए। वो मौका ढूंढ रहा था। मनोज ने कहा, सोना दिन पर दिन महंगा हुआ जा रहा है, ग्राहक आएगा तो बेचने वाला आएगा, खरीदने वाला नहीं। तभी दुकान का फाइबर ग्लास का दरवाज़ा ठेलकर दरबान ने 3 ग्राहकों को अंदर प्रवेश दिया। तीनों महिलाएं थीं, पर देखने से साफ मालूम हो रहा था कि 2 का जोड़ा अलग था। जो अकेली महिला थी उसने अंदर बढ़ते हुए बड़े आत्मविश्वास से नकियाए स्वर में कहा, आपके यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता, क्यों? आइए आइए, भोला महाजन ने स्वागत किया। फ़ोन आज सवेरे से ख़राब है। भोला महाजन तीसरे काउंटर पर बैठ गए। दोनों लड़कियां कुछ क्षण ठिठक कर पहले काउंटर की कुर्सियों पर चली गईं। पहली वाली सलवार सूट में थी, उसका रंग दबा हुआ था पर नक्शा खुले हुए। वो बेहद दुबली और बल्कि कमज़ोर दिख रही थी। उसके बाल तरतीब से खुले और तराशे हुए थे। शोरूम की जगमग रोशनी का असर उसकी काली काजल रेखित आंखों पर पड़ रहा था और वो खरीदारी के चाव से चमक रही थी। दूसरी लड़की ने हैंडलूम की सूती साड़ी पहनी हुई थी। बालों का नीचा जूड़ा उसके व्यक्तित्व को गंभीरता का पुट दे रहा था। विनोद ने उन्हें अपने काउंटर के सामने रखी कुर्सियों पर बैठने के लिए इशारा किया। साड़ी वाली लड़की ने कहा, चेन लेनी है, शुद्ध सोने की दिखाइएगा। विनोद कहते कहते जब्त कर गया कि इस दुकान में सोने के अलावा और कोई धातु मिलता भी नहीं है। अब पहली वाली लड़की ने जुबान खोली, देखिए चेन बहुत मोटी ना हो, नाजुक सी हो, हमारे लायक। बड़ी लड़की ने अपने चश्मे में से छोटी की तरफ आंख तरेरी। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले चीज़ तो देख लो। विनोद ने पाया कि दोनों लड़कियों की आवाज़ में भी अंतर था। छोटी की आवाज़ अभी कच्ची थी, जबकि बड़ी की आवाज़ अध्यापिकाओं जैसी गुरु गंभीर। विनोद ने उनके सामने वो केस खोलकर रखा जिसमें आधे से 3 तोले तक की जंजीरें रखी हुई थीं। चेन को देखने में भी वरिष्ठता क्रम चल रहा था। बड़ी लड़की एक चेन को उलट पुलट कर देखती रही, फिर उसे छोटी लड़की को दे देती। छोटी लड़की एक छोटा सा उच्छ्वास लेती, कितनी सुंदर है ना। बड़ी ब्रिकटी चढ़ाकर उसे देखती, फिर उसके हाथ से चेन लेकर वापस केस के हुक में फंसा देती। अब वो आखिरी हुक में फंसी जंजीरें देख रही थी। ये नग एकदम हल्के और नाजुक थे, इनकी गढ़त बहुत बारीक थी, इनमें लटकन या पेंडेंट भी छोटे और कलात्मक थे। ये चेन देखते ही छोटी लड़की मचल गई, दीदी हम यही लेंगे, कितनी प्यारी है ये। बड़ी लड़की ने हाथ में लेकर उसे परखा, फिर छोटी की ओर बढ़ाया। छोटी ने प्रशंसा भरी नजरें चेन पर डाली और बड़े नरम स्पर्श से उसका हुक खोलने की कोशिश करने लगी। विनोद ने इसी बीच मुंह का पान थूक दिया। हल्का होकर उसने कहा, लाइए मैं खोल दूं। विनोद ने हुक खोलकर चेन छोटी लड़की को थमा दी। साथ ही शोरूम का सबसे सुंदर नक्काशीदार शीशे का छोटा स्टैंड भी उसके आगे रख दिया। बोनी की अपनी इस कमसिन ग्राहक के लिए मन में विनोद बड़ा लगाव महसूस कर रहा था। छोटी लड़की की सांवली सुराही सी पतली लंबी ग्रीवा में चेन कुछ ऐसे सज गई जैसे बस इसी के लिए इस आभूषण की रचना हुई हो। चेन का पेंडेंट ठीक उस जगह पर ठिठक कर टिका था जहाँ से पहाड़ चढ़ाई चढ़ते हैं और घाटी गहराई उतरती है। हालांकि यहाँ के उतार चढ़ाव बनने में 2-1 साल की अभी देर थी। विनोद ने कल ही टीवी पर हीरो के एक विज्ञापन में ऐश्वर्या को देखा था। उसे लगा हीरे से ज़्यादा सामर्थ्य सोने में है। ये दमकता भी है और दमकाता भी। दर्पण में संचित ग्रीवा का दर्प छलका पड़ रहा था। लड़की ने दर्पण से थोड़ा हटकर देखा, फिर गर्दन बाकी कर पहले बाईं और फिर दाई चितवन से देखा।
तीव्र रोशनी वाले बल्बों में चेन उसकी गर्दन में सूर्य की पहली किरण जैसी लग रही थी। कैसी लग रही है? लड़की के मुंह से निकला। उसके साथ की लड़की बड़े ध्यान से तीसरे काउंटर की कार्रवाई देख रही थी, जहां दो दो लोगों से भी एक ग्राहक सद नहीं रही थी। विनोद ने कहा, बहुत फब रही है आप पर। लड़की किंचित मुस्कुराई। उसकी आंखों में जैसे बल्ब जल उठे। तभी बड़ी लड़की का ध्यान वापस अपने काम पर लौटा। उसने कहा, मुन्नी, चेन उतरवाकर तुलवाओ तो, कि बस डाले रहोगी गले में? छोटी लड़की ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। विनोद ने उसके हाथ से चेन लेकर अपने काउंटर के नीचे रखी बैलेंस पर तोली और तौल का मिलान उस छोटे से टैग से किया जो उसने चेन पेश करते समय निकाल लिया था। मिलान सही था। कितने भर है? बड़ी लड़की ने पूछा। 5 ग्राम की है। कितने की हुई? विनोद ने कैलकुलेटर पर कुछ नंबर दबाए, नज़र उठाकर आज के भाव से गुणा भाग किया और कहा, 2800 समझिए। क्या? बड़ी लड़की का मुंह अचरज से खुल गया। ये हल्की सी चेन 2800 की है? क्या इसमें? फूंक मारो तो उड़ जाए। विनोद चुप बैठा देखता रहा कि छोटी लड़की की प्रतिक्रिया क्या होती है। छोटी ने अफसोस से कहा, ये तो बड़ी महंगी है। विनोद ने और भी अफसोस से कहा, क्या करें, सोना इतना महंगा चल रहा है, 5000 छू गया है आज। ये चेन क्या आज बनी जो आज का दाम ले रहे हैं आप? बड़ी लड़की ने दुकानदार को एक बार फिर लाजवाब करने की गरज से पूछा। विनोद छोटी लड़की की तरफ ध्यान दे रहा था। उसे बड़ी लड़की की इंस्पेक्टर मुद्रा अप्रिय लग रही थी। प्लीज़ ठीक दाम बताइए ना, छोटी ने इसरार किया। ठीक ही बताया है, 5 ग्राम का 2500 और बाकी 300 की गड़ाई। गड़ाई तो हमने आज तक दी नहीं। बड़ी लड़की ने हिमाकत दिखाई। वो तो देनी ही होती है, आप लोग गड़ाई नहीं देंगे तो कारीगर क्या खाएंगे? बड़ी लड़की ने दलील ठोकी। कारीगर को आप देंगे, ग्राहक इसका टैक्स क्यों भरेगा? विनोद ने गहनों के बाकी केस गिनती के साथ बंद करते हुए सोचा, छोटी लड़की अगर एक बार और कहे तो वो 150 कम कर देगा। छोटी लड़की के चेहरे पर बेचैनी और मायूसी साफ नजर आ रही थी। बड़ी लड़की ने चेन एक बार हथेली पर ली। ऐसा करते हैं, इसका पेंडेंट निकाल देते हैं। हमें नहीं चाहिए पेंडेंट। अब बताइए क्या वजन हुआ? बड़ी लड़की ने चेन में से फुल्का सा छोटा सा पेंडेंट निकालते हुए कहा। विनोद ने चेन को फिर तौला। मुश्किल से आधे ग्राम का फर्क पड़ा था। उसने बताया। बड़ी ने मुंह बिचकाया। लीजिए, हमने पेंडेंट हटा दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं होता है। विनोद को ग्राहक के इस टुच्चेपन पर क्रोध आ रहा था, पर किसी तरह अपने पर काबू रखकर उसने कहा, मैडम, आजकल 4 रत्ती का भी पेंडेंट बन जाता है। ऐसी चीज़ें फैशन में हैं। बड़ी ने कहा, हमने पहले ही आपसे हल्की चीज़ें दिखाने को कहा था। हमें कोई शादी ब्याह वाला जेवर नहीं चाहिए। हल्की ही तो दी है। 5 ग्राम से कम क्या जंजीर बनेगी, आप ही सोचिए। इतनी देर में भोला महाजन ताड़ गए थे कि विनोद इस सौदे में कुछ ज़्यादा ही उलझ रहा है। उन्होंने ज़रा तुर्श लहजे में उसे आवाज़ दी, विनोद बाबू, आप ज़रा आंटी को जेवर पसंद करवाएं। मनोज बाबू आपका काउंटर देख लेंगे। ये एक तरह का आदेश था। भोला महाजन नाराज़ी के समय लड़कों को बाबू जोड़कर पुकारते थे। उन्होंने समझ लिया था कि पहले काउंटर की खरीदार में जेब का दम नहीं है। उन्हें लगा उनका डब्बूस छोटा बेटा कभी दुकानदारी के गुर नहीं सीखेगा। 5 ग्राम वाले ग्राहक पर 3.5 घंटे से जुटा हुआ है, जबकि यहाँ तगड़ी आसामी हाथ आई है। आसामी इस वक्त भोला महाजन से कह रही थी, जरा और मोटी जंजीर दिखाइए लाला जी, गले में पड़े दिखे तो सही कुछ पहना है। मोटी औरत के मोटापे में मैदे के लौंदे का ढीलापन और गोराई दोनों शामिल थी। उसकी कमर और कूलों पर चर्बी के टायर इस कदर चढ़े थे कि वो किसी टायर कारोबारी की बीवी नजर आ रही थी। इस ठंडे शोरूम में भी उसके ब्लाउज पर पसीने के छापे बने हुए थे। उसकी मिस्चिफ सुगंध और पसीने की गंध का अजब घालमेल पूरी शोरूम में फैल गया था। उसकी ग्रीवा, जिसके लिए इतनी देर से आभूषण का अनुसंधान हो रहा था, अलग से अपना अस्तित्व सिर्फ जंजीर के सहारे दिखा रही थी। अन्यथा वो ऊपर जाकर उसकी ठोड़ी के साथ और नीचे वक्ष प्रदेश के साथ मिली हुई दिख रही थी। उसकी उम्र 50 से 60 के बीच कहीं खड़ी थी, मगर उस पर चर्बी का पर्दा पड़ा हुआ था। भोला महाजन अब तक सेफ और काउंटर के बीच उठते बैठते थक चुके थे। सामने कई केस खुले रखे थे, पर ग्राहकों को कोई भी आइटम पसंद नहीं आ रहा था। भोला महाजन का एक पैर बीच बीच में सो जाता था। इससे वो बहुत परेशान थे। मोटी औरत का ध्यान अब काउंटर के शीशे के नीचे लगी जंजीरों की ओर चला गया। ये तो आपने दिखाई ही नहीं, उसने कहा। यह आपकी शान के काबिल नहीं है बहन जी, भोला महाजन ने कहा। आप हमें पुराने चाल के गहने दिखा रहे हैं, नई डिज़ाइन दिखाइए। भोला महाजन फिर काउंटर से उठंग हुए। मन ही मन वो दांत पीस रहे थे। 1 घंटे से ग्राहक वर्जिश करवा रही है, बोनी की कसम कम से कम 1000 का झटका दूंगा। मनोज अब तक पहले काउंटर पर आ गया था।
इस समय छोटी लड़की पतली सोने की चेन हथेली पर रखकर उंगलियों से सहलाते हुए कह रही थी, सोना इतना महंगा क्यों है? मनोज सवाल के भोलेपन पर हंस दिया। तत्काल उसे अपने कत्थई पीले दांतों पर शर्म आ गई। ये पान की लत पिताजी से लगी लगी उस तक आई थी। मनोज ने मुंह जाकर पान संभाला और कहा, अभी क्या है, अभी तो और महंगा होगा। फिर उसने विनोद को इशारा किया कि दूसरे ग्राहक पर ध्यान दे। मन मारकर विनोद तीसरे काउंटर पर सरक गया। अभ्यासवश उसके हाथों ने पिता से नया केस लेकर नकचड़ी ग्राहक से कहा, ये देखिए मैडम, स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, किसी और के ऑर्डर की है पर आप ले जाइए, हम दूसरी बनवा लेंगे। ग्राहक के तेवर कुछ सीधे हुए। उसने चेन हाथ में ली। वास्तव में इस चेन में 3 मोटी लड़ें ऐसी गुथी हुई थीं कि ये नागमणि डिज़ाइन की विशिष्ट और पारंपरिक चीज़ बन गई थी। जब कारीगर दिनेश ये चेन लाया था, भोला महाजन ने उसे डपटा था, ये गाय के गले की जंजीर क्यों बना लाया है तू? अरे मालिक, पिछले हफ्ते 3-4 सेठानियों के गले में हमने इससे भी मोटी जंजीर देखी। यही डिज़ाइन। लोगों के पास पैसा बरस रहा है, इतने पैसे को कैसे सहेजते हैं? गहने गढ़ा के ना। भोला महाजन ने बेमन से वो मोटी चेन रख ली थी। साथ ही दिनेश को हिदायत दे दी थी कि अगर ये ना बिकी तो इसका मेहनताना वो नहीं देंगे। ग्राहक ने कहा, हाँ ये कोई चीज़ हुई ना। उसने चेन का चौड़ा मोटा अटकन खोलकर चेन पहनी और गोल शीशे में उस पर हाथ थपथपाकर बोली, कैसी लग रही है? अभ्यासवश विनोद ने उत्तर दिया, बहुत फब रही है आप पर। आगे के काम बहुत मुस्तैदी से हो गए। चेन का वजन 40 ग्राम, चेन का दाम गढ़ाई समेत 21,000, मखमल का आभूषण केस, 100 के नेटों की 2 गड्डियाँ, 2 नोट 500 वाले। ग्राहक ने लापरवाही से केस अपने बड़े पर्स में डाला और हल्की सी कराह के साथ उठ खड़ी हुई। एक बार बैठने के बाद उठना उसके लिए तकलीफदेह होता था। मनोज ने अपने काउंटर के सभी डिब्बे सहेज लिए थे और उन्हें तिजोरी में यथास्थान रख रहा था। लड़कियां जा चुकी थीं। विनोद ने भाई से पूछा, क्यों, सौदा हुआ? नहीं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। वो 1,000 रुपये लेके आई थी। मैंने उनसे कहा कि 500 में तो आजकल नकली चेन आती है, 1000 में असली कैसे आएगी? फिर बड़ी वाली कुछ तेज़ लगती थी। वो छोटी वाली को डांटने लगी कि तुझे क्या डॉक्टर ने कहा है कि असली सोना पहन? उसने कहा, ये सामने फैशन पॉइंट से 50 रुपये में चेन खरीदवा देगी। तभी पिता ने कड़कड़ाता हुआ 100 का नोट दोनों भाइयों को दिया। ये तुम्हारा इनाम, आज बोनी अच्छी हुई है। विनोद को लगा आज बोनी खराब हुई है। भोला महाजन ने चाबियां मनोज के हवाले करते हुए भोजन के लिए घर जाने का रुख किया। जाते जाते रुककर वो बोले, बीनू, तुम खामखा टाइम खराब कर रहे थे उस ग्राहक पर। तुम में इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि पैसा सिर्फ अधेड़ और बूढ़ी औरतों के पास होता है। ये छोकरियां तो घर से मौज मस्ती के लिए निकलती हैं। उसे क्या कहते हैं, विंडो शॉपिंग करके वक्त काटती हैं। इन्हें कुछ खरीदना वरीदना नहीं होता। बोनी के समय सबको मुस्तैद रहना चाहिए। तो ये थी ममता कालिया जी की बोनी के ऊपर कहानी बोनी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।